हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दामोदर रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुक आइलैंड को लेकर के, तो कुक आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करते हैं जो पैसिफिक ओशियन जो है वहाँ पर कुक आइलैंड सिचुएटेड है। इनके आसपास वाले एरिया में काफ़ी स्मॉल आइलैंड नेशन सिचुएटेड है। उनके नेम है फिजी, सोमोआ, किरीबाती, टोंगा। ये कंट्री के नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हरियाणा स्टेट को लेकर के है। अभी हरियाणा में लास्ट ईयर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री बॉडीज़ है, उनमें जितनी भी जॉब है उनमें से 75% का जो डाटा है वो सिक्योर कर दिया गया हरियाणा के लोकल रेजिडेंट्स को लेकर के। अब इस बात को लेकर के गवर्नमेंट का जो ये नोटिफिकेशन था, एक जो प्रोसीजर था, इसको लेकर के हाई कोर्ट में जाया जाता है इस ऑर्डर को लेकर के कि इस तरीके का सिक्योर करने का आप काम कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। 75% जॉब जो है वो आपने सिक्योर कर दी, लेकिन हो सकता है कि जिस स्किल की ज़रूरत है उस जॉब के लिए वो स्किल ही ना हो उन लोकल रेजिडेंट्स में। फिर उन जॉब को अगर आप अवेल भी करते हो, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको नुकसान होगा, और जब उनको लॉस होगा तो हरियाणा स्टेट में एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रुक जाएगा। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने थर्सडे को एक स्टे रोक दिया है, मतलब स्टे लगा दिया है कि ये जो भी आप कंट्रोवर्शियल लॉ लेकर के आए थे कि 75% जॉब में प्राइवेट कंपनीज में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा 75%, ये जो कंट्रोवर्शियल लॉ है इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और इस चीज़ को लेकर के जो भी वहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन्होंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, उन्होंने इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम किया है। हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप इस तरीके से अगर एक डोमिसाइल के बेसिस पर आप अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हो किसी भी जॉब में, तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 जो है उसको ये वायलेट करता है। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि हमारे इंडिया में इक्वलिटी दी जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वलिटी दी जाएगी, मतलब आप सभी इक्वल हो। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। इनके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एक डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन देते हो तो एक तरीके से आप आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज 4 फरवरी है और आज चाइना में विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हो जाएंगी। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बॉयकॉट किया है कि बीजिंग में जो गेम होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, उनको हम बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इंडिया ने जो भी ओलंपिक्स की जो टॉर्च बियरर है वो किसको थमा दी, जो गालवान वैली में जिन्होंने जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में, तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस क्लैश में, और उस पर्सन को, जो उनकी आर्मी ऑफिशियल है, उनको वो टॉर्च दी जो ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तरीके से इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आप गेम में जो पॉलिटिक्स कर रहे हो उसके बेसिस पर हमारे जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमारे जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं चाइना में, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। सेम इसी तरीके का बॉयकॉट हमें अदर कंट्रीज से भी देखने को मिला, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, इन सब ने इसलिए बाइकआउट किया है कि जिंजियांग रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में जो भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट आप कर रहे हो उनके बेसिस पर हम बाइकआउट करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन 2 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल के बेसिस पर इनको बाइकआउट किया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा रशिया के जो प्रेसिडेंट है, वो इन विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, चाइना में मतलब एक तरीके से आएंगे और रिप्रेजेंट होंगे इन विंटर ओलंपिक्स में।
अब ये प्रॉब्लम इसलिए देखी जा रही है कि हो सकता है कि इसकी वजह से इंडिया और चाइना की बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वहाँ पर और ज़्यादा इशू देखने को मिले। लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप जिस गेम को जिस चीज़ से रिलेट करना चाहिए उसके अलावा अगर यहाँ पर अपनी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करोगे तो जो अदर कंट्रीज़ के जो कंसर्न हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तमिलनाडु जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने उनको वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको एक बिल भेजा था कि आप इसमें अपने एक्सेंट दीजिए और इसको अप्रूवल कीजिए और एज ए एक्ट इसको हम पास करते हैं। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो चाहती है कि नीट का जो प्रोसीजर है उसको हटाया जाए और जो 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर यहाँ की मेडिकल कॉलेज में एंट्री दी जाए। लेकिन RN रवि ने इस बात को, ये जो बिल है इसको वापस असेंबली को सेंड कर दिया है और बोला है कि आपको दोबारा से इस बिल को रिव्यू करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस की भी बात बोली है कि यहाँ पर देखिए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एग्जामिन किया गया था और ये बोला गया था कि अगर आप एग्जामिन द इशू especially for the social justice perspective and upheld NEET as it prevents economic exploitation for poor students and was in furtherance of social justice। 2020 में जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नीट जो एग्ज़ाम है उसको आप रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम है वो पुअर स्टूडेंट के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करता है और सोशल जस्टिस को बनाए रखता है। अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 12th बेसिस पर +2 का जो स्कोर रहेगा उसी के आधार पर UG मेडिकल कॉलेज की डिग्री प्रोग्राम जो है उसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए और इसी के बेसिस पर तमिलनाडु में ये बिल लाया जा रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो नीट को प्रोटेस्ट कर रही है। उनका मानना ये है कि देखो, जो आप कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर बेसिस होता है नीट एग्जाम, ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो कोचिंग रेगुलर करते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हमारे वो स्टूडेंट जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पुअर स्टूडेंट हैं, उनके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो तो कम्पीट ही नहीं कर पाते। आप अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में बेसिक फाउंडेशन, उनको वो सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए जो अदर स्टूडेंट को हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें माइंड की कमी है, माइंड इक्वल है, लेकिन अगर उनको भी उसी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका भी होता, उनको भी इसी तरीके से केयरिंग उनकी की जाती तो हो सकता है कि वो भी नीट में एक अच्छे नंबर्स के साथ में क्वालिफाई हो पाते। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो एजुकेशन है उसके बेसिस पर जो +2 का जो स्कोर रहता है उसी के बेसिस पर यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में नीट का जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करवाता है और ऑल इंडिया में जो एक एग्जाम होता है नीट का जिसके बेसिस पर UG जो प्रोसीजर होता है, UG मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है उसी के अंडर सारे प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ पर दोबारा से बिल को भेजा है तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को पावर देता है कि आप बिल को एक्सटेंड दे सकते हो, उसको अपहोल्ड कर सकते हो, उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए उसको अपने पास में रख सकते हो या फिर रीसेंड कर सकते हो, दोबारा से उसको भेज दिया कि आप दोबारा से रिव्यू करो। लेकिन अगर यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रिव्यू करके उसमें कुछ चेंज करे या ना करे, मतलब हो सकता है उसमें कुछ अमेंड करे या ना करे और वापस अगर इसमें भेजे, तो आपको ये बताना है कि तमिलनाडु नहीं, गवर्नर के पास ये पावर होती है कि नहीं होती है कि दोबारा से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे उसमें कुछ चेंज करे या फिर ना करे, अगर दोबारा से उसको वापस यहाँ से पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली से दोबारा से गवर्नर के पास में सेंड करती है, तो क्या गवर्नर के पास में पावर होती है कि उसको अप्रूवल देनी ही होगी या फिर पावर होती है कि उसको अप्रूवल नहीं देनी होगी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गवर्नर की यहाँ पर फिर क्या पावर होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हो ये सीरिया में एक कुछ इशू यहाँ पर चला, जो ऐसा बोला जाता है कि US की जो आर्मी है उन्होंने IS लीडर अबू इब्राहिम हसीमी को अल कुरैशी को यहाँ पर एक तरीके से मतलब US की जो आर्मी है उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की और ये जो IS के जो लीडर थे उनको उनके घर में मार दिया। सेम इसी तरीके का इशू आपने देखा होगा ना, लादेन वाला इशू जो हमने देखा था, जब भी US ने, बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इसी तरीके का एक ऑपरेशन चलाया था और इसी तरीके से उनको भी काउंटर करने की उनके घर में कोशिश की और फिर उनकी डेथ हो गई थी। द हिंदू का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट आर्टिकल जो है
वो रिलेटेड है मेघालय स्टेट की। यहाँ पर एक स्टोरी शो कर रखी है। सबसे पहले तो आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोविड-19 वेव की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारी परेशानी आई है। जो लोग हैं उनकी लाइफ और लाइवलीहुड को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें इशू देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम इशू की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिला। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इतने इशू होने के बाद में भी जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई एडिक्वेट रिस्पॉन्स दिया है, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिला है। यह लेटेस्ट ग्लोबल ऑक्सफैम इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया के जो बिलीनियर्स थे, मतलब इंडिया के जो रिच पर्सन है, ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल जो हैं वो इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में जो इनइक्वलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। बिलीनियर्स की जो भी वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, बिलीनियर्स की संख्या भी और उनकी वेल्थ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है और 84% ऐसी हैं जिनकी इनकम रिड्यूस हुई है। 4.6 करोड़ वर्किंग पीपल जो हैं वो एक्यूट पुअर्टी वाले एरिया में, एक्यूट पुअर्टी वाले मतलब एक तरीके से जो लेवल है उसमें एंटर कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें इंडिया में एक गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है रिच और पुअर के बीच में। अब यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि गवर्नमेंट बहुत सारे अपने जो डिलीवरी सिस्टम, गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पर वर्क किए कि लोगों ने अपनी जॉब खोई तो उनको कुछ मनी देने की, प्रोवाइड करने की हर स्टेट ने अपनी तरफ से कोशिश की। सेंट्रल ने भी कोशिश की कि हम जो ग्रेन्स हैं वो फ्रीली प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत सारे के इस तरीके के प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। ये जो आर्टिकल है इसमें मेघालय स्टेट की एक स्कीम के बारे में बताया गया है कि सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ मेघालय जो है उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं जो कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हुए हैं तो उनके लिए एक स्कीम लाई जाएगी, क्रोल स्कीम, चीफ मिनिस्टर रिलीफ अगेंस्ट वेज लॉस स्कीम। ठीक है, इसमें क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इसका वेलकम किया कि अच्छी बात है, बहुत जो मनी है वो भेजा जाएगा जिसके बेसिस पर जो लॉस हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है उसको हम रिकवर कर पाएंगे। अब यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट का एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इस स्कीम के बारे में कोई पब्लिकेशन नहीं होता है, कोई इसकी जो गाइडलाइंस हैं, क्या मिनिमम इसके लिए नॉर्मलाइजेशन, क्यों मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उन बेनिफिशियरीज को, और इसके अलावा उनकी एलिजिबिलिटी को कैसे वेरीफाई किया जाएगा, इसको लेकर के कोई भी नहीं, बस स्कीम को बता दिया गया कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, नेवरदीलेस द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेस्परेशन लेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंस। कुछ नहीं पता था, फिर भी बहुत सारी संख्या में लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। अब बाद में क्या होता है कि मनी भी भेज दिया जाता है। ये इस स्कीम के बाद में ये बताया भी जाता है कि इस तरीके से हमने उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें डायरेक्टली हमने मनी को भेजा है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास में पता ही नहीं है कि उनका एप्लीकेशन उनको अप्रूवल हुआ है कि नहीं है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है, कि भाई उनको मनी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं उनमें स्टार्ट करना, मतलब जो पेमेंट्स हैं मनी भेजना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अक्टूबर 2020 में एक लोकल सिविल ग्रुप है थमाउरंगली जुकी TUR, वो जो है एक RTI फाइल करता है कि भाई जिस भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को आपने जो पेमेंट दिए हैं उनकी लिस्ट आप हमें दीजिए। हमें पता करना है कि आपने कितने लोगों को ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की कोशिश की है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंडेटरी हो जाता है कि पब्लिक डोमेन में आप इसको क्या करोगे, डिस्क्लोज करेगी। ओके, तो RTI एक्ट के अंदर ये दे रखा है कि आप इस तरीके के जो प्रोसीजर है उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मतलब जो भी इस तरीके की लिस्ट है वो ओपनली आपको डिस्क्लोज कर दी जाएगी। अब RTI का रिजल्ट आता है और पता चलता है कि 1,60,000 जो पीपल हैं उनको मनी ट्रांसफ़र किया गया है। अब जब इसका पता चलता है कि किस बेसिस पर किया है तो उन्होंने इसमें यह भी पता चलता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं जिनको वेज लॉस हो रहा था उनको 2100 रुपये भेजे गए हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में काम करते थे, उनको 5000 रुपीज़ भेजे गए हैं। अब यहाँ पर ये जो यूनियन है उन्होंने डिसाइड किया कि इन्फॉर्मेशन को हम कैसे पता करें, तो कम्युनिटी वेबसाइट्स पर, इसके अलावा लोकल इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके थ्रू पता लगाने की कोशिश की गई कि जो भी नेम है आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आपके पास में मनी आया है या नहीं आया है। इसके अलावा ग्रामवाणी एक सोशल टेक कंपनी है जिसके थ्रू कोशिश की गई, डेडिकेटेड तरीके से कोशिश की गई कि पता लगाया जाए। अब यहाँ पर जब ट्रांसफ़र की बात की गई
तो यहाँ पर 1,60,000 लोगों में से 1,35,617 जो पीपल है उनको इन्फॉर्म हुआ, उनको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2100 और 5,000 रुपये भेजे गए थे उनके अकाउंट में। अब जब ऑडिट की गई, सोशल ऑडिट, पब्लिक ऑडिट जो की गई, तो पता चला कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, 11,509 पीपल जो है उन्होंने इन IVR जो कॉल किए थे, लोगों को पता करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, जिसमें केवल 13% लोगों ने ये बोला कि उनको फुल अमाउंट मिला है। 47% लोगों ने तो ये बोला कि गवर्नमेंट ने शो कर रखा है कि 2100 रुपये हमको सेंड किए हैं, लेकिन हमें इसी तरीके का कोई कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। अब ये चीज़ें आपको शो करती हैं कि कितना आपको एक तरीके से गैप देखने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी आए, उसके साथ में जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, वो तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ हैं वो होनी चाहिए, उन सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी पॉलिसी आई उसको लेकर के कंप्लीट अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, इस तरीके से आपके पास में मनी आएगा। यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पर इसी तरीके की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिसाइड हो गवर्नमेंट की, तभी जाकर के जो भी इस तरीके की पॉलिसीज़ है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना रिलेशन को लेकर के है। देखो, अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरिया को लेकर के अगर हम देखें, लद्दाख वाले एरिया में, तो बहुत सारे पॉइंट को लेकर के इशू था। अभी प्रेजेंट टाइम में सॉल्यूशन चल रहा है, डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने सोल्व कर लिया है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर जल्द ही हम सोल्व करने की कोशिश पर है। अब यहाँ पर राइटर जो हैं वो ये बोलते हैं कि 1962 में सिनो इंडिया वॉर जब हुआ था तो हमने ये देखा था कि बहुत सारे हमारे इंडियन सोल्जर जो हैं वो जो चाइना वाला जो एरिया था वहाँ पर जाकर के उनकी डेथ हो गई। तो चाइना ने उन बॉडीज़ को हमारे यहाँ पर नहीं सौंपा था और ये बोला था कि एज ए इंडियन इन्वेडर्स उन लोगों को नाम दिया था, हमारे सोल्जर्स को। इसके अलावा लास्ट में जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है इंडिया की, उनको सिर्फ उनके एसेट जो हैं वो सौंपे गए थे। तो इसी तरीके के इशू को लेकर के राइटर ये बोलते हैं कि जो भी हमारे डिमार्केशन जो होनी चाहिए, बाउंड्री की जो डिमार्केशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना इन सारे पॉइंट्स को एक तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता है और फिर बाद में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो वहाँ पर उसका गलत तरीके से, रोंग पर्पज से उसका यूज़ करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो विंटर ओलंपिक्स को लेकर के है, जिसमें शो किया गया है कि गेम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बायकॉट किया है कि हमारे एम्बेसडर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। उनका कारण ये है कि जो चाइना है वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर अपने आप को लेवल करने का, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश नहीं करता। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसके बेसिस पर यहाँ पर बायकॉट किया है। इंडिया ने इसलिए किया है कि आप गेम को पॉलिटिक्स को मिलाकर के काम करने की कोशिश कर रहे हो। गालवान वैली के वो ऑफिसर जिनकी वजह से ये क्लैश देखने को मिला, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टॉर्च बियरर के रूप में, ओलंपिक्स की टॉर्च बियरर के रूप में, तो इसकी वजह से इशू जो है वो ज़्यादा सामने आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 पर। अब सभी को पता है पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है गवर्नमेंट से और ये बोला गया है, दिग्विजय सिंह ने ये क्वेश्चन किया है कि जो हमारे यहाँ देखिए, एक सेकेंड, दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि अगर हम बात करें आपसे तो हेट स्पीच अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, काफ़ी ज़्यादा इशू में रहा और इसकी वजह से एक सेकेंड तो जो हेट स्पीच जो है उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि हरिद्वार में जो इशू हुआ था उसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो साइलेंट क्यों है, वो अपनी तरफ से यहाँ पर आंसर देने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है हेट स्पीच। हेट स्पीच को लेकर के अगर हम व्यू करें कि कौन कौन से जो इशू हैं वो न्यूज़ में हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि हरिद्वार में एक असेंबली जो है वो ऑर्गेनाइज होती है और वहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया में कुछ इशू जो हैं
वो देखे जा सकते थे। तो यहाँ पर हेट स्पीच की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच को लेकर के। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267 रिपोर्ट में ये बात बोली थी कि हेट स्पीच जनरली होता क्या है कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बात आपने बोली या राइट डाउन किया, उनके थ्रू पर अगर हमें ये लगे कि हमारी सोसाइटी में जो कम्युनिटी बेस पर है जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के बेसिस पर ये माना जाता है कि हमारी सोसाइटी में अगर फियर इंक्रीज हो रहा है या फिर वायलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उन सारे स्टेटमेंट को एक तरीके से हेट स्पीच में रखा जाता है। कंट्री टू कंट्री जो है वो हेट स्पीच की डेफिनेशन वेरी करती है। अभी हमारे इंडिया में कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है कि आप इसको हेट स्पीच बोल सकते हो। कुछ ये बेसिक पॉइंट जो हमने डिस्कस किए इसी के बेसिस पर बोला जाता है कि हाँ इसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, तो फिर उसको हेट स्पीच बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो WHO को लेकर के है। WHO ने अपने कोविड के कुछ डाटा शो किए। उन्होंने जो इंडिया का जो मैप है उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया का जो मैप है उसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया को और अरुणाचल प्रदेश वाले जो एरिया को है WHO ने अलग शो किया, मतलब इंडिया के पार्ट के रूप में इसको शो नहीं किया है। उनकी जहाँ पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में कोविड के कितने केसेस हैं इनको अलग कलर में शो किया, कंप्लीट इंडिया को अलग कलर में शो किया है वहाँ पर डाटा में, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर उसको अलग कलर में शो किया है। तो एक तरीके से ये जो इशू है वो हमारी इंटीग्रिटी जो है, हमारे सॉवरेन कंट्री जो है उसके लिए इशू क्रिएट करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ देखिए, Trinamool Congress MP Santanu Sen on Thursday said in the Rajya Sabha that the World Health Organization COVID-19 website show a map of India without Jammu and Kashmir, prompting Chairman M. Venkaiah Naidu to tell Union External Affairs Minister S. Jaishankar to take note of it, कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि WHO जो है वो इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो स्पीकिंग कर रहे थे 0 आवर में, 0 आवर। अब ये पार्लियामेंट का क्या प्रोसीजर है 0 आवर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आवर, 0 आवर, इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम व्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है एवरी डे, उसका जो फर्स्ट आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर के रूप में मानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, शुरुआत का जो 1 आवर जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। उसमें अलग अलग तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओरल आंसर दे दिया गया। अनस्टार्ट में रिटर्न आंसर दिया जाता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 10 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है, फिर इसका आंसर ओरली दिया जाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो MP who are not ministers, वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस बेसिस पर, कि मान लो किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल प्रेजेंट किया है तो उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बिल में किससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात आती है 0 आवर की। देखो, हाँ, क्वेश्चन आवर जो है वो लगभग 2 दिन, जब भी हमारे पार्लियामेंट का सेशन होता है तो 2 दिन इस क्वेश्चन आवर को परफॉर्म नहीं किया जाता। एक तो जब हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों सेशन को, जॉइंटली सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेस करते हैं, और दूसरा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2 दिन जो है वो क्वेश्चन आवर परफॉर्म नहीं होता है। 0 आवर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब इंडिया ने इनोवेट किया है 0 आवर को। ये पार्लियामेंट्री रूल्स बुक में मेंशन नहीं है। ये जो है क्वेश्चन आवर जो है वो रूल्स बुक में मेंशन है। इसके अलावा इसमें 0 आवर में क्या होता है कि MP जो है वो क्वेश्चन बिना किसी नोटिस के वो मैटर्स को रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर के बाद में जस्ट बाद में जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो 0 आवर ही होता है। मतलब पहले होता है क्वेश्चन आवर, फिर होता है 0 आवर, और फिर काम होता है उस डे का जो एजेंडा होता है उसके ऊपर इसमें काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। देखो, चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में हमारा जो इसरो है उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन आप सभी को पता है कि चंद्रयान 2 जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया। यहाँ पर जो उसका लैंडर है विक्रम वो अच्छे से यहाँ पर लैंड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो उसका रोवर था प्रज्ञान वो सक्सेसफुली जो मून का जो सरफेस है उस पर ट्रेवल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई चंद्रयान 2 में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो इसरो है वो इस साल चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च करेगा अगस्त 2022 तक।
चंद्रयान 2 जो है इसमें एम किया गया था कि जो मून का जो लूनर साउथ पोल है वहाँ पर फिक्स किया जाएगा और वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें जो अवेलेबल हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो जो हमने फ्रंट पेज पर जो इमेज को व्यू किया था जिसमें ये देखा कि आईएस के जो लीडर हैं उसको मारने की कोशिश की गई है, उनको काउंटर करने की कोशिश की गई उन्हीं के घर में। और यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस सारे के सारे ये जो भी ऑपरेशन था इसको यहाँ पर व्यू कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जैसे बराक ओबामा ने सेम इसी तरीके से जो काउंटर करने की टेररिज्म जो कोशिश की थी सेम तरीके से जो बाइडेन जो है वो भी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जाफना, आप सभी को पता है श्रीलंका का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया है। वहाँ पर जो फिशरमैन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियन ट्रोलिंग्स को लेकर के। अब ये ट्रोलिंग होता क्या है, कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको कैप्चर कर लिया गया था श्रीलंका की नेवी के द्वारा। वहाँ की आर्मी ने उनको कैप्चर कर लिया और बाद में फिर नेगोशिएशन के थ्रू उन लोगों को रिलीज किया गया था। अगर हम इसको मैप के थ्रू व्यू करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए पाक बे वाला जो एरिया है, अगर हम यहाँ पर मैप में इसको व्यू करें तो ये यहाँ पर जो डिसीजन है वो इस तरीके से ले रखा है कि ये लाइन यहाँ पर शो कर रखी है कि यहाँ से इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो इस एरिया में यहाँ पर जो है वो फिश जो रिसोर्सेज हैं उनको पकड़ सकते हैं और यहाँ से जो श्रीलंका के जो भी फिशरमैन हैं वो इस तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इंडियन जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी बाउंड्री है उसको क्रॉस करके श्रीलंका के एरिया में आ जाते हैं और यहाँ पर डीप ट्रोलिंग करते हैं। मतलब इंडिया के पास में इतनी मैकेनाइज्ड सिस्टम है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सी बेड तक जा करके जो भी मैरीन रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर के इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये काफ़ी बड़ा इशू है। श्रीलंका ये चाहता है कि इंडिया के जो फिशरमैन है वो अपने ही एरिया में रहें और वहाँ पर भी जो सी बेड ट्रोलिंग जो करते हैं वो ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और यही कारण है कि इंडिया वाले एरिया में जो रिसोर्सेज हैं फिश रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होने की वजह से ही वो श्रीलंका वाले एरिया में आते हैं। तो ये मेजर इशू है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक हेल्दी यहाँ पर फिशिंग का जो रिसोर्सेज है, फिशिंग का जो प्रोसीजर है वो हो पाए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी सेव हो पाए, मैरीन बायोडाइवर्सिटी है वो भी सेव हो पाए। क्योंकि जब भी आप किसी फूड चेन को डिस्कस करते हो तो एक अगर वहाँ पर वन जो प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाता है तो दूसरा जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होने वाला, जो उनके ऊपर डिपेंड करता था अपनी लाइफ के लिए, अपने फूड के लिए, उनकी भी लाइफ को एक थ्रेट मिलता है। तो जो भी हमारा मैरीन बायोडाइवर्सिटी है वो सिक्योर हो पाएगा अगर इस तरीके की डीप ट्रोलिंग वाले इशू को हम रोकते हैं। तो यहाँ पर जाफना में फिशरमैन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया को इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब टाइम है उन सारे पर्सन का नाम लेने की जिन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। सबसे पहले पवन यादव, अभिषेक कुमार, इसके अलावा श्रवण कुमार, जिन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। आप भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक स्मॉल अमाउंट वोल्केनो आईएएस अकेडमी के लिए एक बूस्टर हो सकता है। इन सभी प्रोसीजर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।